हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। क्लास 10 का सोशल साइंस पढ़ना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये भी क्लास 10 में 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि बच्चा इसे तैयारी करता नहीं है। तो आज हम लोग इसे स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस को। पहले हम लोग बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इसमें 4 बुक हमको पढ़ना है, 4 बुक का स्टडी करना, जो कि हम आपको डिटेल्स में बताऊंगा कौन बुक में कितने नंबर के मार्क के पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले इतिहास के, लेकिन हम सभी बुक के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल ये क्या प्रॉब्लम है, किससे किस तरह तैयारी करनी चाहिए और किस तरह नहीं करनी चाहिए, आज सारा डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपको ये चीज समझ में आएगी नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से बुक होते हैं और कहाँ से कितने नंबर का चैप्टर का पूछे जाता है। तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान में, जिसे हिंदी में हम सोशल साइंस कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू रे, सोशल साइंस, ओके, जिसे हम एसएसटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक जो होता है सामाजिक विज्ञान में, वो होता है 4। कितना होता है, 4। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मार्क होता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 100 नंबर के होते हैं, लेकिन 20 नंबर मेरा प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 20 नंबर कट करके ये हो जाता है मेरा 80 मार्क का। कितना मार्क का हो जाता है, 80 मार्क का मेरे एग्जाम में पूछे जाता है, जो कि 20 मार्क का मेरा प्रैक्टिकल है। एंड अब जो मेरा ये 4 जो बुक है, वो बुक यहाँ देखें। पहला मेरा इतिहास, जिसे हम इंग्लिश में हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हिस्ट्री के नाम से। एंड दूसरा बुक जो है वो मेरा है भूगोल, जिसे हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। एंड तीसरा जो मेरा बुक है वो है राजनीतिक विज्ञान, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। चौथा बुक जो है वो मेरा अर्थव्यवस्था, जिसे हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ये मेरा 4 बुक्स है। अब यहाँ जो पूछा जाता है इतिहास में से, वो मेरा पूछा जाता है 20 मार्क का। कितना मार्क का बाबू, 20 मार्क का पूरा टोटल नंबर पूछा जाता है, जिसमें से हमें 8 चैप्टर की स्टडी करनी होती है। क्लियर है। एंड भूगोल में भी हमें 20 मार्क का इसमें से भी पूछा जाता है। एंड यहाँ जो है पॉलिटिकल साइंस में 17 मार्क का पूछा जाता है। कितना मार्क का बोर्ड है, 17 मार्क। क्लियर है। एंड यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था चौथा बुक है, उसमें से हमें भी 17 मार्क के पूछे जाते हैं। कितने मार्क के, 17 मार्क के पूछे जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पे यहाँ उजाला सही से आ रहा है, एक बल्ब फिर से मैं जला देता हूँ। अब क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे 20 और 20 40 और 17, ये तो कितना होगा भाई, ये तो आपका जो पूछा गया वो तो 34 ही हुआ, सॉरी 34 कहते हैं। 40 हो गया, 17 गुना 34, ये तो 34 और 40 कितना हो गया, वो 74। अब 6 मार्क किधर गया, है ना। 80 मार्क का पूरा पूछा जाता है, 6 मार्क गया किधर। आप क्वेश्चन याद किए होंगे, भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सैलाब से बचने के लिए क्या, इसमें आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आता है, जो कि यहाँ से 6 मार्क में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से टोटल मिलाकर के 80 मार्क के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये में जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस में हमें 80 मार्क पूछे जाते हैं, जितना हमें इसमें ये सब बुक पढ़ना होता है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास, जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं, जिसे हिंदी में इतिहास के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इतिहास का पहला बुक है इतिहास, सामाजिक विज्ञान सबसे फर्स्ट बुक को हम स्टडी करेंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर को भी देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, चलिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। और इतिहास से पहले ये भी जान लेंगे कौन सा चैप्टर से कितने मार्क पूछे जाते हैं, तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस है और कौन सा चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और कहाँ से सवाल आते हैं और कहाँ से सवाल नहीं आते, सारा चीज आज डिस्कशन करके। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर टेंशन नको लेने का। ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना ये चीज भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले बुक को देख लेते हैं, इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसे नोट करना तो नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमें इतिहास में चैप्टर्स 8 पढ़ने, लेकिन हमें चैप्टर्स 4 काफी इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। ओके, एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें 4 चैप्टर पढ़ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप इतिहास नहीं पढ़ना चाहते, सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इतना जरूर पढ़ ले कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां जहां सवाल आते हैं, वहां से सवाल को हैंडल जरूर कर ले, ताकि आप एग्जाम में बैठे न रहे। बिहार में सारे बच्चे क्या होते हैं, इतिहास को ध्यान भी नहीं देते, सामाजिक विज्ञान पढ़ता ही नहीं भाई, कोई नहीं पढ़ता है। उससे ऐसे ही छोटे सामाजिक विज्ञान का जो होगा देखा जाएगा, पास हो जाएंगे, लेकिन पास के चक्कर में होगा जिंदगी नॉलेज कहाँ से उठा पाओगे। फिर मैंने यहाँ पे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पास, नॉलेज के अकॉर्डिंग और पास के अकॉर्डिंग मैंने इतना ऐसा सिस्टमेटिक आज मैंने पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे पढ़ाई भी कर ले और आपको नॉलेज भी हो जाए और आपको अच्छे मार्क भी आ जाए। ठीक है। तो हमें इतिहास में 8 चैप्टर पढ़ने। ठीक है। आपको बुक दिखा देता हूँ, 8 चैप्टर टोटल पढ़ना है, जिसमें से हमें 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये बुक है आपका, जो कि आपको खरीदना मार्केट से। ठीक है। ये बुक लेना है और आपको इसे स्टडी करना है। ठीक है। भाग 2 क्लास कक्षा 10 का भाग 2 लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इसमें जो चैप्टर्स है वो टोटल चैप्टर्स 8 है। यहाँ गौर से देख सकते हैं, चैप्टर पूरा 8 चैप्टर है, लेकिन हमें 4 चैप्टर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इतिहास में हिस्ट्री, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं,
टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना बाबू रे? 8 है। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 8 है, लेकिन हमें ओनली 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंस में। कितना चैप्टर इंपॉर्टेंस है? 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल उठाए जाते हैं। अब एक बात थोड़ा सा ट्रिक आपको बता दूं, मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर मतलब कि एग्जाम बिहार बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, मान लो कि उसमें क्या करता है कि मतलब बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो पहले वो पहला चैप्टर उठाएगा, पहला चैप्टर उठाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ले लेगा, दूसरा चैप्टर उठाएगा, तीसरा देखेगा, चौथा देखेगा, इसके बाद इसमें इसका क्वेश्चन ही आउट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में हमें ओनली कितना अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर 2 मार्क में, जिसमें 4 क्वेश्चन को बनाना होता है और एक 5 नंबर का पूछा जाता है। तो भाई अगर एक एक क्वेश्चन में अगर 2-2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन उठाएगा तो चारों में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो हमें इस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी होती है। एक दिमाग से आप तैयारी करिएगा तो आपका नंबर भी अच्छा आएगा, एज अ नॉलेज भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर 8 है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल चैप्टर 8 है, लेकिन हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर जो है वो है यूरोप में राष्ट्रीयवाद, क्या बोले? यूरोप में राष्ट्रीयवाद है। एंड दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद। कौन सा चैप्टर है? समाजवाद एवं साम्यवाद। और तीसरा जो चैप्टर होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। एंड 4 चैप्टर जो है वो भारत में राष्ट्रीयवाद है। तो आप कहोगे भाई हिस्ट्री में जो हमें 20 मार्क का पूछा ही जाता है, कितने मार्क का पूछा जाता है हिस्ट्री में? टोटल 20 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें से आई थिंक मेरे हिसाब से 8 मार्क का पूछा जाता है 2 नंबर में, एंड 5 से 6 मार्क का पूछा जाता है, मान लो 5 मार्क का ले लेते हैं 5 नंबर में, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल मेरा हो गया 13, बचा कितना बोल? 7 नंबर किधर गया? तो 7 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह तैयारी करना, बस थोड़ा सेंस लगाना, दिमाग लगाना, आपको काम बन जाएगा, आपका काम आसानी हो जाएगा। तो इसी सब चैप्टर से मिला करके हमें टोटल 20 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। तो अब हम लोग हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। क्या बोले? यूरोप में राष्ट्रीयवाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रीयवाद में क्या क्या चीज पढ़ना है। इसमें भी काफी डिटेल में बात करते हैं, सभी चीज का डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यूरोप में राष्ट्रीयवाद में किस तरह हम लोग इसमें कौन सा क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं इंपॉर्टेंस है, और ये यूरोप में राष्ट्रवाद में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, सारा चीज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्किप मत करिएगा, ऐसे नोट करना तो नोट भी कर लीजिए। चलिए हम आगे आ जाते हैं यूरोप में राष्ट्रीयवाद में। तो चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रीयवाद। पहला चैप्टर मेरा हिस्ट्री का है कि नहीं? हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अगर थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे बोल बोल के आपको सारा चीज को, हर वर्ड्स को बोल के आपको समझाएंगे। क्लियर है? तो यूरोप में राष्ट्रीयवाद मेरा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो पहले यूरोप के बारे में जानते हैं, फिर उसके राष्ट्रीयवाद के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले यूरोप के बारे में कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूरोप में राष्ट्रीयवाद पढ़ते हैं तो बाय द वे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे आप जा रहे हैं, बोले कौन सा चैप्टर चल रहा है, बोले यूरोप में राष्ट्रीयवाद, तो बोलेगा अगर कि यूरोप क्या है बताओ, यूरोप में कितने देश आते बताओ, यूरोप है क्या चीज, तो आप तो फंस जाइएगा। तो यूरोप में पढ़ने से पहले यूरोप में राष्ट्रीयवाद, उसके यूरोप के बारे में जाने, फिर उसके राष्ट्रीयवाद के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कि यूरोप एक महाद्वीप है। क्या बोले? जैसे मान लो कि एशिया आता ना, एशिया, वैसे ये महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। इसे आइलैंड कहा जाता है, सिंपली वे में कह सकते हैं हम। तो महाद्वीप का मतलब आइलैंड से ज्यादा ऊंच होता है, इस तरह कह सकते हैं आप। तो यूरोप एक महाद्वीप है जिसे यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं, यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? यूरेशिया के नाम से। तो अगर आपको पूछे कि यूरोप का दूसरा नाम क्या है, तो याद रख सकते हैं यूरेशिया। क्या नाम बोले? यूरेशिया के नाम से इसे हम जाने जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है यह पूरी तरह से नॉर्थ गोलार्ध में। नॉर्थ गोलार्ध क्या होता है? अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त होगा तो जाके नेट पर सर्च मारिएगा नॉर्थ गोलार्ध क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी का जो आधा पार्ट होता है, साइड का पार्ट, उसे नॉर्थ गोलार्ध शायद कहते हैं, ओके। तो फिर भी आप ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं गूगल पे, जाके सर्च मार सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगी। क्लियर है? और पहला क्या है? नॉर्थ गोलार्ध में, और ज्यादातर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स है जो कि आप जाके यहाँ पे सर्च मार सकते हैं। पृथ्वी का जो पार्ट होता है उसी के साथ ये नाम से दिया गया है। जो पृथ्वी का मान लो ये पॉइंट है, तो ये पार्ट है, इस साइड और इस साइड के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इसमें काफी डिटेल में पढ़ना है, तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, जाके गूगल पे सर्च मार दीजिएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सा छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन था मैं यहाँ पे दे दिया, क्योंकि अगर मैं ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चालू कर दूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अच्छा कि आप तो देखना पसंद नहीं करेंगे, है ना, वो आप देखना पसंद नहीं करते, आपको वीडियो छोटा चाहिए, और छोटे वीडियो के लिए हमें कुछ कम ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। भाई जितना लंबा वीडियो रहेगा इन्फॉर्मेशन आपको उतना लंबा मिलता है, ठीक है। तो छोटा वीडियो के लिए आपको मतलब छोटा ही नॉलेज मिलेगा ना। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके कम टाइम में आपको उतना नॉलेज दे सकूं। तो चलिए, तो मैंने बताया कि यूरोप में क्या एक महाद्वीप है जिसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरी तरह से नॉर्थ गोलार्ध में, और ज्यादातर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स है जो कि आप जाके यहाँ पे सर्च मार सकते हैं। पृथ्वी का जो आधा पार्ट होता है उसे नॉर्थ गोलार्ध कहते हैं, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में
नॉर्थ गोलार्ध में और ज्यादातर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। क्लियर है? चलिए अब मैंने अगला सवाल लिखा है कि यूरोप में चार मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है, जिन्हें हम लोग उत्तरी यूरोप के नाम से जानते हैं, पहला। दूसरा है पश्चिमी यूरोप के नाम से जानते हैं, और तीसरा है पूर्वी यूरोप और दक्षिणी यूरोप। मान लीजिए मेरा क्या बाबा यूरोप है, तो इसके 4 पॉइंट है। क्या पॉइंट है बाबू? 4 पॉइंट। ये चारों तरफ क्या है? यूरोप का एरिया है। ठीक है, तो इसे इसको क्या बांट दिया है, जो उत्तर पड़ता है उसे उत्तरी यूरोप कह दिया, जो पश्चिमी पड़ता है उसे पश्चिमी यूरोप कह दिया, जो दक्षिणी में पड़ता है दक्षिणी यूरोप कह दिया, जिसे हम जो पूर्व में पड़ता है उसे पूर्वी यूरोप कह दिया। क्लियर है? चलिए अब हमें देखना है कि कुल मिलाकर आज यूरोप में 45 देश है। कितना देश बाबू ने? 45 देश है, जिसे हम यूरोप में राष्ट्रवाद में सारा देश के बारे में डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट देश है जिसके बारे में हर टाइम आपका चर्चा होगा, हर टाइम आपको चर्चा कराया जाएगा। ठीक है, तो हम पहले बताएं यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जिसका टोटल देश कितना है? 45। कितना है? 45 देश आते हैं यूरोप में। ठीक है, यूरोप के अंदर में 45 देश आते हैं। यूरोप एक देश नहीं, ये क्या है? महाद्वीप है, याद रखिए। ठीक है, ये महाद्वीप है, इसके अंदर 45 देश आते हैं। क्लियर है? तो अगर इसे नोट्स करना चाहते हैं तो इसे नोट्स कर लें। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो यूरोप में राष्ट्रवाद में जो टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर्स के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंस है, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए इधर उधर की आवाजें आती है उसको बिल्कुल भी ध्यान देंगे। तो हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में टॉपिक जो है वो पहला है मेरा राष्ट्रवाद। ये आप VVI मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बाबू? आप इसे VVI कह सकते हैं, ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है नेपोलियन, ये टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, ये भी आप VVI कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये है मेटरनिक, इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ना हमें काफी अच्छे से जरूरी होती है। ठीक है, जुलाई 30 की क्रांति कोई खास नहीं है, ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। बाय द वे अगर पूछे जाएंगे तब तो पढ़ना तो है ही हम लोग को। एंड यहाँ पे 1830 की क्रांति का प्रभाव, इसके बाद 1830 जुलाई 1830 की क्रांति हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी देखा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। ठीक है, एंड ये जो है मेरा छठा, वो 1848 की क्रांति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये आपको VVI है। ठीक है, एंड सातवां जो है वो इटली का एकीकरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंस है। ओके, आठवां है मैगनी, बाबू रे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंस कर रहा हूँ वो आप भी अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? नौवां जो टॉपिक है वो मेरा है कांट काबू, ये इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बट बाद में हमें पढ़ना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये काफी बहुत बंदा मस्त है, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद गैरीबाल्डी, ये भी थोड़ा बड़ा ठीक है ठाक, इसको भी आप VVI लगा सकते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैरीबाल्डी कौन है? ठीक है, जैसे पूछेगा मैगनी कौन है, मेटरनिक कौन है, गैरीबाल्डी कौन है, नेपोलियन कौन है, बिस्मार्क कौन है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस है, इसे आप नोट कर सकते हैं। जर्मनी का एकीकरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंस है, आप इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, इसे VVI दे सकते हैं। बिस्मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिस्मार्क कौन था? ठीक है, एंड यूनान में राष्ट्रवाद कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसे अगर नहीं हो भी रखते यार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हंगरी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलैंड ये टॉपिक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बोहेमिया और परिणाम, ये भी कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस टॉपिक को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा था पहला राष्ट्रवाद, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेटरनिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। एंड 1848 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ना है। इटली का एकीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जानना है। मैगनी ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड गैरीबाल्डी ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। और जर्मनी का एकीकरण ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बिस्मार्क ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमें क्या कहते हैं 16 में हमें 9 टॉपिक ऐसा जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बाबू रे आज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में बताना था। बच्चे को पढ़ने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चा किस बेस से तैयारी कर सके, काफी जरूरी है इस चीज की जानने के बारे में। ठीक है,
तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि बच्चों को मैंने पहले जो पढ़ना है उसके बारे में बता दें कि बाबू के क्या इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंट। अगर एज अ नॉलेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हो तो सारा को हम पढ़ाएंगे, टेंशन नको ले बाबा, हम सारे को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो हमें जो पहला जो था, पहला में क्या पढ़ेंगे हम, राष्ट्रीयवाद। तो इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, काफी लंबा हो गया ये वीडियो, बस थोड़ा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो ये काफी लंबा हो गया, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दूंगा, फिर मिलूंगा हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में सीधे राष्ट्रीयवाद के साथ आऊंगा। तो राष्ट्रीयवाद छोटा सा टॉपिक है जो कि मेरा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्रीयवाद और नेपोलियन के मैं साथ अगले चैप्टर अगले क्लास में आऊंगा। तो अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिले तो आप बल्ले बल्ले हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।